हेलो दोस्तों, इकबाल खुर्शीद के साथ इस नशिस्त में खुशामदीद, जहां हमारे मेहमान हैं बेहद अहम शख्सियत, एक फिक्शन निगार जिन्होंने बलूचिस्तान की कहानी बयान की अपने अफसानों में, अपने नॉवेल्स में। जनाब आगा गुल साहब। आगा गुल साहब का ताल्लुक बलूचिस्तान से है। बाकमाल फिक्शन उन्होंने लिखा, नॉवेल हो या अफसाने, दोनों में ही उनकी पुख्तगी और उनकी ज़मीन की कहानी हम तक पहुंची। ब्यूरोक्रेसी से उनका ताल्लुक रहा, पाकिस्तान पोस्ट में और मुख्तलिफ इदारों में उन्होंने अहम जिम्मेदारियां निभाई। आज हमारे साथ हैं। तो बहुत शुक्रिया वक्त देने का। सर, आपको आवाज़ आ रही है मेरी? जी बिल्कुल आवाज आ रही है जी। तो मैं कह रहा था कि बहुत शुक्रिया, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ इस नशिस्त में। आपकी भी मेहरबानी कि आपने याद रखा, क्योंकि हम बहुत दूर अफ्तादा लोग के मेन स्ट्रीम से बाहर हैं। नहीं सर, आपके अफसाने ही हमारे लिए याद बन जाते हैं और उसी की वजह से आपको जहमत दी। मैं शुक्रगुजार हूँ। अच्छा सर, ये बताइएगा कि आपने नावल भी लिखे और अफसाने भी, तो किस सिंफ में आप खुद को ज्यादा मौसर, मुतमईन, मसरूर पाते हैं? नॉवेल में दरअसल ये कि आपको बड़ा स्क्रीन मिलता है, आप बहुत तफसील में जा सकते हैं। और मैंने 4 नॉवेल लिखे, लेकिन चूंकि आप जानते हैं, जैसे कि देखें थॉमस हार्डी वगैरह के नॉवेल लोग सुना करते थे, उनके पास बहुत वक्त था। आप लाइफ स्टैटिक नहीं है, आप डायनामिक हो गई, लोगों के पास वक्त नहीं है। तो जिसकी वजह से फिर अफसाने के लिए, पढ़ने के लिए भी उनके टाइम मिलता है। वॉर एंड पीस और इस किस्म के बड़े बड़े नॉवेल पढ़ने के लिए लोगों के पास शायद वक्त नहीं है। जो नॉवेल की ट्रीटमेंट है, नॉवेल एक लॉजिकल वे में चलता है और उसमें राइटर उनके किरदार, मंजरकशी, बहुत कुछ उसके पास होता है बयान करने के लिए, जबकि अफसाने में उसके पास वक्त कम है और उसके अंदर उसने पेंट करना है। यानी जिसको कहते हैं बड़ी महारत, अफसाने में बड़ा उसको शार्प होना पड़ता है। और मैंने तो कहा कि अफसाना ये जेब कतरे की तरह कि वो जेब भी काट ले और पकड़ा भी ना जाए, क्योंकि अफसाना निगार अलामतों का सहारा लेता है, वो इशारों में, अलामतों में बात करता है, जो कहना है वो अपना पैगाम दे देता है। और मेरा ख्याल है ये ज्यादा इसमें चाबुकदस्ती की जरूरत है अफसाने में। नावल के मुकाबले में अफसाने में ज्यादा चाबुक दुस्ती की जरूरत है, आप फरमाएं। जी बिल्कुल, इसमें ज्यादा महारत है, क्योंकि देखिए इसमें टेक्निकली वो अफसाना होना चाहिए। जैसे बलूचिस्तान में 1930 के आसपास अफसाना आया, लेकिन वो अफसाना नहीं था, उसको कहते हैं पॉपुलर, रीजनल पॉपुलर टेल्स। वो हम्म। कहानियां हैं या वो दास्तानों का हिस्सा हैं या दास्तानों की जिमनी कहानियां हैं या छोटी सी एपिसोड है। तो वो टेक्निकली स्पीकिंग दीज वर नॉट द अफसाने, वो नहीं है। हम अकीदतन या एहतरामन, क्योंकि वो बड़े हमारे सीनियर लिखने वाले थे, हम बतौर एहतराम कहते हैं कि जी वो पहले अफसाने थे। वो अफसाने नहीं थे, वो कहानियां थी, इलाकाई कहानियां। अच्छा, ये बताइएगा कि नसीम दुरानी साहब ने आपके नावल दश्ते वफा के बारे में कहा था कि ये पहला बलूचिस्तान का नावल है, तो क्या सबब था? क्या नावल नहीं लिखे गए आपसे पहले, या हम तक नहीं पहुंच सके, या वो नावल की जो दस क्लासिक वो है तारीफ, उस पर पूरे नहीं उतरते थे? दरअसल नसीम दुरानी साहब ने लिखा कि ये बलूचिस्तान का पहला अफसाना निगार है मुझे। उसकी वजह ये कि जो अफसाने की टेक्निकलिटीज हैं वो पूरी करते हैं तो अफसाना होता है, वरना वो कहानी बन जाती है। जैसे आप जानते हैं फसाना है आज़ाद, ना वो जी। फसाना है ना वो नॉवेल है, वो एक अजीब व गरीब चीज है। तो मैं फिर ये मेरे दोस्त थे डीन डॉक्टर फारूक अहमद बलूचिस्तान यूनिवर्सिटी के, तो डॉक्टर फारूक ने कहा था दश्ते वफा बलूचिस्तान का पहला नॉवेल है। तो हम्म। उसकी वजह ये कि वो टेक्निकली स्पीकिंग वो नॉवेल की तमाम चीज़ों को वो पूरा करता है जो नॉवेल के लवाजमात हैं। और उसमें हीरो, एंटी हीरो, कहानी कॉम्प्ले उसमें जो है जो जो उसकी रिक्वायरमेंट होती हैं नॉवेल की, जी और जी। किरदार निगारी है उसके अंदर, तो ये सब कुछ है। तो अच्छा। उन्होंने ये कहा था कि, लेकिन मेरे ख्याल इससे फर्क नहीं पड़ता। देखिए हमारी पहली कहानी 4200 साल पहले लिखी गई मिस्र में। तो हम्म। एक और भी मैं आपसे अर्ज करता चलूं कि ये जो अफसाना, अदब, लिटरेचर, ये कोई वो कहते हैं कोई मैदान नहीं है दौड़ का कि ये फर्स्ट है वो सेकंड है थर्ड है। हर एक का अपना अपना स्टाइल है इसमें कि वो बहुत वो दो सोए, ये हमारे लिटरेचर में नहीं चलता। शायद उन्होंने मोहब्बत से कह दिया। सही सही। अच्छा सर, ये बताइएगा कि आपका ख्याल है, जैसे कोयटा की जो हवा है वो कराची पहुंचती है और कराची के अंदर मौसम तब्दील होता है, इस तरह कोयटा की कहानियां हों, आपकी किताबें हों, आबिद मीर की किताबें हों, डॉक्टर शाह मोहम्मद मली का काम कुछ हद तक हम तक पहुंचा, दानियाल तरीर का तज़किरा हुआ, लेकिन आप समझते हैं कि क्या दीगर सूबों तक, लाहौर, इस्लामाबाद तक भी आपकी कुतुब पहुंची? अगर हाँ, तो उसके बारे में बताइए। होगा ऐसा नहीं हुआ तो उसका सबब क्या रहा?
जैसे पहली बात मैं आपसे अर्ज करूं कि उर्दू जो है चूंकि हमको सीखना पड़ती है, तो हमने बड़ी मेहनत से उर्दू सीखते हैं रोजमर्रा और मुहावरा। बल्कि वो एक दफा मुश्तबा हुसैन ने, मैंने कहा कि अमूमन, उसे कहा इस पर पेश है, उमूमन कहो। तो मतलब हमारी ये हालत है कि हम, क्योंकि यहाँ हमारी जुबानों में खाने पीने के लिए एक ही लफ्ज है कि चाय पियो, खाना पियो, तो उसके लिए फिर मोनस मुज़क्कर ये वो बड़ा मुश्किल होता है। कराची में जो बहुत बड़ा शहर है, उनका दिल भी बहुत बड़ा है। तो मेरे जो उस्ताद हैं हुसैन अंजुम, ऐसे बड़े बड़े जो नाम है, नबूवत यार खान, और उन सब का ताल्लुक कराची से है। तो मैं जब पहले मैंने अफसाना लिखना भी शुरू किया, तो मैंने कराची के ही रिसालों में लिखा। कराची तक बात जाती है, लेकिन बाकी सूबों तक हमारे पास नहीं जाती, क्योंकि जो मेन स्ट्रीम है वो लाहौर है। अंग्रेजी जो लिखने वाले हैं उनके लिए इस्लामाबाद मरकज है, उर्दू लिखने वालों के लिए लाहौर मरकज है। तो वो, चूंकि देखें वो बहुत बड़ी तादाद है, और पाकिस्तान का दारुल खिलाफा भी रहा, मगरबी पाकिस्तान का, जिसकी वजह से वो इक़्तिदार उनके हाथ में। हम छोटे छोटे इलाकों में, हमको तो वो अदीब शुमार भी नहीं करते। जैसे KPK में मैं जब, हमारी कोशिश है कि आप पाकिस्तानी अदब क्रिएट करें जिसमें ग्वादर की भी आवाज़ हो, गिलगित की भी हो, कमरदीन कारेज भी उसके अंदर हो, और उसमें मिट्टी और छाछरों के लिखने वाले भी हो, फिर ये पाकिस्तानी अदब बनेगा। लेकिन एक मखसूस इलाके में जब अदब को इर्तिकाज होता है, तो उसे आप देखें कि हमारे क्राइसिस भी चल रहा है, लेकिन बड़ा अदब भी क्रिएट नहीं हो रहा। उसकी वजह है कि कोई रियासती जबर पाबंदियां भी अदीबों पर बहुत ज्यादा हैं, और फिर यह कि रिसाले नहीं है। अभी शामोद्दीन बारी का जो एक रिसाला है संगत, जो जारी है, वरना कोई ऐसा रिसाला नहीं। 18वीं तरमीम के बाद बलूचिस्तान गवर्नमेंट को चाहिए थे अपना रिसाला निकालते, लेकिन वो भी रिसाला नहीं निकाल रहे हैं। उर्दू लिखने वालों का स्कोप कम है कहीं भी। उसकी वजह यह कि बलूची अकेडमी, बिरावी अकेडमी, पश्तो अकेडमी, और ये हमारे एक डाइकोटमी है। एक तरफ तो हम कहते हैं जी हमारी कौमी जुबान है, उस कौमी जुबान में कौमी तराना भी हमने नहीं लिखा। उर्दू का एक लफ्ज है का, बस, बाकी कुछ नहीं उसमें। तो कहने का मतलब है कि आप उर्दू को कहते हैं जी कायद आज़म की प्यारी जुबान, तो आप उसको कि एक प्यारी जुबान के लिए एक रिसाला बलूचिस्तान से निकालें। बलूचिस्तान के जो अदीब, मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ, जो किताबें छापते थे, बिजार करते थे। बिजाब एक रज़ाकाराना चंदा है। जी जी। अपनी मर्जी से देते हैं कि पैसे नहीं थे। अब्दुल गौर को देखिए, बड़ा नाम है, लेकिन उसने वो ये किताब लोगों से पैसे लेके छापी। तो हमारे पास ये क्या, फिर बलूचिस्तान का अलमिया ये कि 1888 में पहला प्रिंटिंग प्रेस लगा, जिसका नाम था विक्टर प्रेस, कर्नल विक्टर के नाम पर था। उसके बाद जो है था वो जो प्रेस था, तो फिर अल्बर्ट प्रेस लगा। तो अल्बर्ट प्रेस का भी यह था कि वो सिर्फ सरकारी काम छापते थे, उनके ऊपर पाबंदी थी कि वो अदब में शायरी ये चीजें शाया नहीं करेंगे, गैर सरकारी चीज। हमारे पास तो प्रिंटिंग प्रेस लाते थे और फिर उसको डाक के लिफाफों में भिजवाते थे, क्योंकि अखबार बलूचिस्तान में लाने पर पाबंदी थी। इवन मेरे वालिद की एक्सपेडिशन कॉल हुई थी 50s में कि आप अखबार पढ़ते हुए पाए गए। तो मतलब ये कि ये हमारे ऊपर जो पाबंदियां थी, नारवा पाबंदियां थी। बलूचिस्तान जो है, बलूचिस्तान इज एन इंटेग्रल कंपोनेंट ऑफ पाकिस्तान। ये पाकिस्तान का एक ये हिस्सा है, बहुत मजबूत हिस्सा, क्योंकि आप फ्यूचर, ये सफीर हैं पाकिस्तान के अपने मुल्क के अदीब, ये आपके एम्बेसडर हैं। आप देखें कि वॉल्टियर की सदी, पूरी एक सदी वॉल्टियर की सदी, शेक्सपियर की सदी, और एंड सेंचुरीज एट्रीब्यूटेड टू शेक्सपियर। इसी तरह 60 की सदी, पूरी सदी को कहते हैं 60 की सदी। किताबें हमारी सामने आ रही है, पुराने कुछ नजरियात जो तारीख से वाबस्ता थे वो भी रद्द हुए और नए नजरियात आ रहे हैं। पुराने जो हमारे अदीब थे गुज़श्ता सदियों के, तो उन पर भी काम हो रहा है, और मेरा ख्याल एक अच्छा इसका नतीजा होगा, अच्छा रिजल्ट आएगा। तो ये बताइएगा सर कि आपका अगला प्रोजेक्ट क्या है? आप किसी नॉवल पे काम कर रहे हैं या कोई अफसानों की? जी सर, मैं पूछा था आप अफसानों के मजमूए पे किसी काम कर रहे हैं या किसी नॉवल पे काम कर रहे हैं इस वक्त? आवाज आ रही है सर आपको मेरी? जी जी, मैं दरअसल ये है कि मैं लिख रहा हूँ ये इल्म भी, यानी जो बलूचिस्तान में तालीम मैंने देखी, मैंने खुद तालीम हासिल की जी। बलूचिस्तान में मैं इस पर काम करता भी रहा, तो इन सब को मैं लिख रहा हूँ इल्म बीती के। उसमें उस दौर का सारा तहजीब भी आएगी, तालीम भी आएगी, जो
जब अंग्रेज गए थे तो ये टोटल 5 हाई स्कूल थे और एक इंटर कॉलेज था हमारे पास, कुल मिलाकर। उसके बाद यहाँ जो कॉलेज बने, यूनिवर्सिटियां बनी, तालीम फैली, तो बलूचिस्तान को तरक्की हुई बहुत ज्यादा। तो ज्यादा तो नहीं कहना चाहिए, तरक्की कोई लिमिट तो नहीं होती, बहरहाल हम चाहते हैं और भी ज्यादा हो, तो जिसकी वजह से यहाँ पर क्रिएटिव काम भी हो रहा है, हर आदमी उसमें हिस्सा डाल रहा है, खुद मैं भी काम कर रहा हूँ और इंशाल्लाह ये मेरी किताब इसी साल बहुत खूब, मुकम्मल हो बहुत जाएगी। जबरदस्त। सर ये बताइएगा कि आपने लिखा बेतहाशा और बहुत खूबसूरत लिखा, पर पढ़ा किसे? यानी कि जो आपके पढ़ने की तरबियत है, आपको पहला अफसाना निगार नसीम दुरानी ने कहा बलूचिस्तान का, तो जाहिर सी बात है आपने हाँ, आलमी अदब से मेरा इस्तिफादा किया, तो किन्हें पढ़ते रहे आप? नहीं, मैं दरअसल ये मुझसे किसी अंग्रेज ने भी सवाल किया था कि जी कौन सा पसंद है, मैंने कहा किस सदी का, क्योंकि मैं इंग्लिश लिटरेचर हूँ और मैं अंग्रेजी जॉन मिल्टन वगैरह मेरे सख्त फेवरेट हैं जो क्लासिक्स हैं। तो मैं, हालांकि मेरा काम पढ़ाना नहीं था, मैं तो था इंतजामिया में, मगर मैं स्टूडेंट को वो लेक्चर मैं दिया करता था क्लासिक्स पोएट पर। किसी एक का नाम नहीं लिया जा सकता, मसलन आंद्रेव या निकोलाई गोगोल, हेमिंगवे, मतलब बहुत से तारीख के लिहाज से हैरोल्ड लैम्ब, और किसी एक का नाम, इवन शायरों में मैं किसी एक का नाम नहीं ले सकता, जैसे शेक्सपियर का मुझे मैकबेथ सबसे अच्छा लगता है, लेकिन शेक्सपियर को मार्लो भी मुझे पसंद है। तो किसी ये एक राइटर का नाम, उर्दू में बेपनाह कृष्ण चंद्र, मुतालिया आपका है। पूरा जी, उर्दू में बताया जी, था, आप कृष्ण पूरा, चंद्र का नाम लिया आपने। हाँ, कृष्ण चंद्र, कुरतुलैन हैदर, मैं उनसे बातें भी करता था। बहुत साहिब इल्म खातून थी, तो बहुत लोगों से मैं मुतासिर हुआ, बड़े अच्छे अच्छे लिखने वाले। तो उनसे जाहिर है, जब पढ़ने वाले, इवन अफसाने में मोप्सा एक बहुत बड़ा नाम है, हालांकि वो यंग एज में फौत हो गया, लेकिन क्या शाहकार उसने जी। उसने लिखे। एडगर एलन पो ने खौफनाक अफसाने लिखे, उसमें जो सस्पेंस है और वो जो हॉरर उसने क्रिएट किया, वो कमाल का है। तो किसी एक का नाम लेना तो जरा मुश्किल है, लेकिन नॉवेल में मेरा फेवरेट निकोलाई गोगोल है, हम्म, रूस का, जिसके बारे में कहते थे, टॉल्स्टॉय ने कहा था कि इसकी ओवरकोट जो उसका है, उसकी जेब से बाकी सारे अदीब निकले। बिल्कुल। तो निकोलाई गोगोल एक बहुत बड़ा नाम है, मैं उससे जी। बड़ा मुतासिर हूँ। उर्दू अफसाने में मैं कुरतुलैन हैदर और ये कृष्ण चंद्र बहुत बड़े नाम है, और मैं उनके असरात आते हैं लिखने वाले पर। हम्म। अच्छा, मैं दोस्तों को जिन्होंने नहीं पढ़ा दश्ते वफा, उन्हें बताना चाहूंगा कि जैसे रूसी नॉवेल्स के अंदर बर्फ का जिक्र होता है, मौसम का जिक्र होता है, उसी तरह अगर आप आगा गुल साहब को पढ़ें तो आपको यूं लगता है कि आप एक क्लासिकी नावल का इब्तिदाइया पढ़ रहे हैं। जिस तरह बर्फ है, जिस तरह मौसम है, मौसम की शिद्दत है, और जिस तरह आवाम है, तो ये बहुत ही दिलपजीर चीज़ है कि कैसे इंसान से जुड़ने की कोशिश या इंसान से जुड़ने का अमल आपको आगा गुल साहब के यहाँ मिलता है। बहुत ही पुरकुवत अफसाना है। सर, कुछ मुख्तसर सवालात करूंगा। बलूचिस्तान के किस फिक्शन निगार को आप देख रहे हैं कि मुस्तकबिल में इम्कानात हैं, नौजवान जो आपके बाद की नस्ल के हैं? बस ये है कि देखें, हमारी चूंकि क्लासिफिकेशन होती है, कुछ रोमांटिक है, कुछ रेडिकल हैं, तो रेडिकल में जो है आबिद मीर एक हम्म, बड़ा नाम है, और हम्म, नौजवान है हमारा। रेडिकल या जिसको कहते हैं प्रोग्रेसिव, वो हैं जो माशरे को तब्दील करना चाहते हैं, इम्प्रूव करना चाहते हैं। तो मैं, चूंकि मेरा भी उसी गिरोह से मेरा ताल्लुक है, लिहाजा मैं उन्हें पसंद करता हूँ। इसी तरह शाह मोहम्मद मरी बाएं बाजू के बाएं बाजू के। लेफ्टिस्ट दानिशवर, जो कहते हैं कि ये, उनको मैं कामरेड कहता हूँ प्यार से। तो बात हम्म, ये है कि देखें, इंसान बराबर नहीं है, हम कोई भी बराबर नहीं, मगर जरूरियात में बराबर है। जितना मुझे रोटी चाहिए उसको भी चाहिए, पानी भी चाहिए। हम कहते हैं जो वसाइल इनको बराबर तकसीम करें, उसका ट्रिकल डाउन इफेक्ट है। तो हम्म, जो इस किस्म के अफसाने लिख रहे हैं, लिटरेचर पर काम कर रहे हैं, जैसे मैंने बुलिस्तान को मैंने फोकस किया। मैं एक आदमी नहीं हूँ, अभी देखें तो शरद चंद्र चटर्जी, उसने बंगाल के देहात पर लिखा। इसके अलावा ये देखें, एडगर राइस ब्रो, उसने हम्म, अफ्रीका पर लिखा। ये हम्म, लोग लिख फैसला करते हैं कि हमने किस इलाके पे लिखना है। तो मैंने ये फैसला किया था, हालांकि मैं बाहर के मुल्कों में भी रहा, जर्मनी में पढ़ता रहा या कहीं, मैंने सिर्फ बलूचिस्तान पर लिखा। मैंने क्योंकि बलूचिस्तान को समझा नहीं गया। देखिए, एक बड़ा मशहूर एक कॉल है आर्मी का, नो योर एनिमी। आप अपने दुश्मन के बारे में मालूमात भी लें, लेकिन हम तो इंटेग्रल पार्ट ऑफ पाकिस्तान है। आप हमसे मोहब्बत करें, हम जाने ना कि हम क्या हैं, हम कैसे सोचते हैं। तो हमारी साइकी क्या है, हमारी साइकी आपको जो अंग्रेजों पे लिखे हुए गजटियर से नहीं समझ आएगी, हमारे अदब से आएगी। मैं एक और आपसे अर्ज करता चलूं, किसी भी मुल्क की तारीख तारीख के किताबों में नहीं मिलती, उसके शेर और अदब में मिलती है। हम्म, जाफर जरदली की शायरी में मिलती है। वो शेर और शौक जो मिलेगा,
उस दौर की तारीख में नहीं मिलेगा आपको। तो कहने का मतलब है कि ये जो अदब है ये पूरा रीजन का सरमाया है, ये अदब किसी एक आदमी की मलकियत नहीं है, वाह, तो बहुत पूरे इलाके का एक सरमाया है। आपसे 250 साल पहले बलूचिस्तान की शायरा थी राबिया बसरी खुजदार में, खूब। तो आप देखें आज तक वो चल रही है। तो हमारी जो दास्तानें हैं पुरानी, दरअसल बलूचिस्तान में चूंकि प्रिंटिंग प्रेस भी नहीं था, कागज भी नहीं था, बड़े मसले थे, लाइफ जो थी वो नोमैडिक लाइफ थी, खाना बदोश इधर से उधर तो उधर से इधर, उनके पास तहरीर का वक्त नहीं था। तो जुबानी कहानियां जैसे नूरा मेंगल की कहानी जुबानी चल रही थी, तो मैंने उसको उर्दू में लिखा। या हमारी कोशिश है उसको हम प्रिजर्व कर लें, लिखें, बहुत उसको महफूज कर लें कागज पर, फिर वो महफूज हो जाता है। कुछ मुख्तसर सवाल करूंगा। अगर इंतखाब करना हो अपने लिखने के लिए, वक्त मैसर हो, तो सिर्फ नावल का इंतखाब करेंगे या अफसाने का? जी नहीं, अगर मुझे लिखने के लिए वक्त हो, क्योंकि जिंदगी बहुत मसरूफ होगी, तो मैं नॉवेल लिखूं, क्योंकि नावल नॉवेल में आदमी डूब जाता है। तो डूब जाता है उसके किरदारों के साथ, और उनको वो लिखता है और एक एक किरदार सामने आता है। मगर ये महीनों की बात है, जबकि अफसाना आप एक दो नशिस्त में लिख लेते हैं। तो हमारे कृष्ण चंद्र और ऐसे एक नशिस्त में लिख लेते थे, मेरे लिए जरा मुश्किल है, मैं 2-3 नशिस्त में क्या लिखता हूँ, उनकी क्या बड़ा किसकी किताब अपना उठाएंगे, गोगोल या टॉल्स्टॉय? गोगोल या टॉल्स्टॉय। नहीं, मैं नेकोले गोगोल वो मेरा फेवरेट है, क्योंकि वो क्लासिक्स का है। आप देखें कि उसकी जो किरदार निगारी, और नेकोले गोगोल चूंकि कॉजिक था, तो उसने कॉजिक्स के ऊपर लिखा, उनकी बहादुरी और उनकी, मैं चूंकि बलूचिस्तानी हूँ, मैंने बलूचिस्तान पर लिखा। और आप देखें कि जब आप किसी हीरो के ऊपर लिखते हैं, आप उसके साथ थोड़ा सा एक डिग्निटी उसके साथ अटैच कर देते हैं, तो उसको थोड़ा सा उसका कद बढ़ा देते हैं अपने हीरो का, जैसे हैरोल्ड लैम ने जो किया। जी उसके जी। जो भी किरदार हैं, सलमान द मैग्निफिसेंट वगैरह, आप देखें वो थोड़ा सा उसको, जैसे बड़ा हमारे बलूचिस्तान का एग्जैजुरेट किया। चाकर है, तो वो चूंकि जब लिटरेचर का हिस्सा बना, उसका कद उससे भी ज्यादा ज्यादा बड़ा हो हो गया, क्योंकि वो हीरो बन जाते हैं ना। गया। तो मैं बलूचिस्तान पर लिखना चाहता हूँ अगर मुझे टाइम मिले। कुतुलैन और कृष्ण चंद्र, मुलाकात का मौका मिले तो किससे मिलना चाहेंगे? जी, कुरतुलैन हैदर से। तो मतलब उनकी क्या नॉलेज है कुरतुल हैदर की। दूसरी बात है वो इंग्लिश लिटरेचर की है। मेरा ये ख्याल है, जो शायद मुतासबाना ख्याल है, कि एक आदमी जो लिटरेचर में काम करे, उसकी मास्टर्स करे उर्दू में, मास्टर्स करे इंग्लिश लिटरेचर में, और उसके बाद, क्योंकि देखें सारी तहरीकें तो अंग्रेजी से आई हैं। उन्होंने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से किया था, 51 में किया था एमए इंग्लिश लिटरेचर। तो उनकी वो टेक्निकलिटी जो मुख्तलिफ उन्होंने जो इस्तेमाल किए हैं उसमें, मसलन इम्प्रेशनिज्म इस्तेमाल किया है उन्होंने, या जो जो टेक्निक्स इस्तेमाल किए हैं, तो ट्रीटमेंट ऑफ स्टोरी जो उनकी है, तो आप देखें कि वो एक वर्ल्ड लिटरेचर के लेवल की है। तो और मैं आप ये फोन समझते तो हैं मैं कि, करता था। जी जी, आप ये समझते हैं कि हमारे यहाँ जो लिखने वाला है उसको अंग्रेजी अदब बिलखुसूस पढ़ना चाहिए, क्योंकि उसी से आपने भी इस्तिफादा किया, और कुतुलैन का जो भी आप तस्करा कर रहे हैं, उनके यहाँ भी जो अंग्रेजी मुताले से बहुत कुछ आया। देखिए हमारे पास जो भी है नॉवेल, ये भी अंग्रेजी से आया, हमारे पास अफसाना भी अंग्रेजी से आया, हमारे पास तो कोई दास्तानें थी। इसके अलावा डाडाइज्म और ये मैजिक इम्प्रेशनिज्म, रियलिज्म है, विजनलिज्म, इम्प्रेशनिज्म है। तो तमाम जो तहरीकें ये अंग्रेजी में आई। फिर उनका एनलाइटनमेंट आई, जो तहरीक चली, उनके रेनेसेंस आया 175 साल का, वहां पर इनकलाब है। फिर प्योरिटिनिज्म आया, जिसमें ये जॉन मिल्टन वगैरह शामिल है। तो ये तमाम तहरीकें वहां से आई। लेकिन एक अफसोस की बात है कि जब एक तहरीक वहां मुकम्मल अपनी जिंदगी गुजार के खत्म होकर शेल्फ में रख देते हैं, तो उस हमारे वक्त यहाँ जो आती है है। वो पाकिस्तान में आती है। जैसे फ्राइड, जब लोगों ने पढ़ के बहस करके उसको शेल्फ में रख दिया, तो 30s में वो पाकिस्तान हिंदुस्तान में आ गए, भारत में आ गए। उस जमाने के हमारा जी था जी। जद्दोजहद थी ये आज़ादी की, मामला जो हमारे हमारे यहाँ रहा बयान कि चीजें ताखीर से पहुंची। सर ये बहुत बताइए, तारीफ से पहुंची है। दश्ते वफा का एक तो किरदार आप भी थे। आपका जो नावल है बहुत ही अहम, बलूचिस्तान से मुतालिक दश्ते वफा, तो जी उसका हाँ, एक किरदार दश्ते आप भी हैं। वफा पर जब दश्त वफा जब मैं लिख रहा था, तो मैंने लिख लिया। जब वो छपा तो खैरजान बलोच की वाइफ, हमारी भाभी जो थी अंग्रेजी अदब की, तो उन्होंने फोन किया, कहते तुमने खैरजान का असली नाम लिख दिया, तो इसको कोई नुकसान तो नहीं होगा? मैंने कहा खैरजान जो है वो फौत हो चुका है, अभी क्या नुकसान होगा? तो इसके नाम जो है तकरीबन असली नाम है, मैंने पहले जनरल कादिर और जनरल आगा मसूद और हमारे जो, क्योंकि देखे हम ठीक करना चाहते हैं, हम ये देखना चाहते हैं कि 70s में इंसर्जेंसी क्यों हुई थी। वो मेरे क्लास फेलो थे, मेरे दोस्त थे। ऐसे वो कौन से फैक्टर थे? नॉवेल में उसका तजिया किया गया, दिनार, मलिक दिनार खान पंगुल सही, सारे नाम सच है।
तो अता शाद मुझे कह रहे थे इस पर बैन लग जाएगा तुम्हारे नॉवेल पर, तो मैंने कहा लग जाए फिर क्या हो गया, मैं क्या करूं। तो मतलब राइटर लिखता है तो वो बकौल सोक्रेटिस, खैर मैं सोक्रेटिस जितना बहादुर तो नहीं, बात है कि हमारे ख्यालात ज्यादा कीमती है, हमारी जिंदगी नहीं। अगर अपने ख्यालात के लिए हमारी जिंदगी के अकीदों पर जाए, मैं थोड़ा सा मौजूद से हट रहा हूँ कि इसने माइन कैम्फ में लिखा है हिटलर ने कि इंसान अपनी जान बचाने के लिए अपनी दौलत दे देता है, लेकिन अपने अकीदे के लिए अपनी जान भी दे देता है। तो मैंने कहा बैन हो जाए फिर क्या, लेकिन करके सर वो बैन मुझे बैन क्या। हुआ तो नहीं, तो बैन तो नहीं हुआ हाँ वो बैन नहीं हुआ, और कितने जी एडिशन बैन नहीं शायद हुआ। शायद हुए उसके उसके सर? बाद जी उसके कितने एडिशन शायद हो वो चुके हैं? ये अभी 8वां एडिशन इसका 8वां आया था एडिशन पिछले साल। है। जी बहुत ही मुतासिरकुन नावल है और आगा गुल साहब भी एक मुतासिरकुन शख्सियत हैं, बाकमाल लिखने वाले हैं। और मैं समझता हूँ कि जितने लोगों तक ये पहुंचे इंटरव्यू, उन्हें ज़रूर कोशिश करनी चाहिए कि किताबों को खोजें। जैसे इन्होंने फरमाया कि इन्होंने फैसला कर लिया था दुनिया भर घूमें मगर लिखेंगे बलूचिस्तान पे। इन्होंने फरमाया कि ख्यालात मतलब जो ज़िंदगी है, ख्यालात ज़्यादा अहम है ज़िंदगी से। और बाकी जो बहुत ही हैरान कुन इल्मियत काबिलियत आगा गुल साहब की है, वो कोशिश थी इस छोटी सी वीडियो के जरिए आप तक पहुंचाने की। सर मैं आपका तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ, जिंदगी रही तो फिर मुलाकात होगी। बहुत शुक्रिया। शुक्रिया नाज़रीन, अगर आप यहाँ तक पहुंचे तो आपसे दरख्वास्त है कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थोड़ी सी टेक्निकल इश्यूज हमें दरपेश रहे, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। खुदा हाफिज़।